टुडे आवर टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ वाटर। वाटर को हम कैसे कंजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है। वाटर को कैसे हमें बचाना है, उसे कहा जाता है कंजर्वेशन। इट इज इम्पॉर्टेंट टू यूज वाटर केयरफुली सो एज टू कंजर्व इट। हमें पानी को बहुत ज्यादा ध्यान से यूज करना चाहिए और ज्यादा ज्यादा उसे कंजर्व करके रखना चाहिए। Water conservation involves using water efficiently to avoid wastage and prevent and preserving water resources to ensure future supply. वाटर कंजर्वेशन सिर्फ इतना ही नहीं कि आप पानी संभाल के रखें, आप उसे यूज करें, बट ऐसा यूज करें कि वेस्टेज ज्यादा ना हो और हम पानी को ज्यादा ज्यादा प्रिजर्व कर पाए। जो रिसोर्सेज जहां से हमें पानी मिल रहा है उन्हें प्रिजर्व करें ताकि फ्यूचर में भी हमें वाटर सप्लाई जो है वो इजीली मिल जाए। Some steps that we should take to conserve water are given below। कुछ स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, तो इससे आप वाटर को कंजर्व कर सकते हैं या फिर वेस्टेज उसका कम से कम होगा। ट्रीटिंग वेस्ट वाटर प्रॉपरली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वेस्ट वाटर को ढंग से सही तरीके से ट्रीट किया जाए, ताकि क्या हो कि हम उसमें से बेटा वो स्पॉइल्ड हो जाएगा, पर हम उसे वही तो ट्रीटमेंट हमें सही करना है ना, ताकि जब वो रिवर्स या पॉन्ड्स में जाए तो इतना ज्यादा वो खराब ना हो। Industrial effluents contain a variety of chemicals as contaminants. Sewage from homes and other buildings too contain different wastes. This wastewater causes pollution and should be treated before it releases into water bodies. तो इंडस्ट्री से जो पानी निकलता है या जो भी केमिकल सब्सटेंसेस निकलते हैं पानी के साथ मिक्स होकर, तो उन्हें पहले हमें ट्रीट करना चाहिए, मतलब उन्हें साफ कर लेना चाहिए, उन्हें अलग निकाल लेना चाहिए और उन्हें फिर डंप कर दें बाद में आप, या फिर रिवर्स तक ना पहुंचने दें, उन्हें सॉइल के अंदर डाल दें। तो उससे क्या होगा कि वेस्ट वाटर कम से कम रिवर्स में जाएगा, कम से कम जो नेचुरल रिसोर्सेज है वहां पर पानी जाएगा, वेस्ट वाटर कम से कम जाएगा, तो ज्यादा पानी पॉल्यूटेड नहीं होगा। घर से भी अगर कोई वेस्ट निकल रहा है तो हम उसे ध्यान रखें कि उसके अंदर कचरा जो है वो सॉलिड वेस्ट जो है वो अलग कर दें, सिर्फ जो डिजोल्व है वही जाए। तो डिजोल्व जाएगा, थोड़े टाइम के बाद उसकी क्लीनिंग हो सकती है, तो इजीली वो पानी साफ हो जाएगा। नेक्स्ट इज रिसाइकलिंग वाटर। वाटर को हमें रिसाइकल करना चाहिए। द वाटर फ्रॉम होम्स एंड इंडस्ट्रीज कैन बी रिसाइकल। होम्स और इंडस्ट्री से जो वाटर निकलता है उसे रिसाइकल कर सकते हैं। रिसाइकल वाटर दैट इज treated to become relatively free of contaminants can be used to flush toilets and for watering plant। अब जैसे घर का पानी है, आपने कपड़े धुले हैं, ठीक है, कपड़े धुले हैं, उसका जो पानी है तो आप उसे टॉयलेट्स में यूज कर लें, फ्लश की तरह यूज कर लें उसे, तो पानी वेस्ट भी नहीं होगा और हमारा काम भी हो जाएगा। ओके ऐसे ही अगर ज्यादा सर्फ नहीं है, ज्यादा गंदा पानी नहीं है, तो उसे आप पौधों में डाल दें, ताकि वो भी उससे भी पौधों में पानी भी पहुंच जाएगा और पानी वेस्ट भी नहीं होगा। तो रिसाइकिल मतलब बार बार उस चीज का यूज करना, ठीक है, तो उसे कहा जाता है रिसाइकलिंग। नेक्स्ट इज फिक्सिंग लीक्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर घर में कहीं पर भी लीक है तो उसे फिक्स करवाएं आप, क्योंकि उससे पानी सबसे ज्यादा निकलता है। अ लॉट ऑफ वाटर इज वेस्टेज एज इट लीक्स फ्रॉम पाइप्स दैट सप्लाई वाटर टू आवर होम्स। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मोस्टली रतलाम में मैंने बहुत देखा, वहां लीकेज बहुत होता है, थोड़ी सी खुदाई होती है, जो वायर जो पाइप होते हैं वो टूट जाते हैं, तो पूरा पानी कॉलोनी से पूरा पानी पानी हो जाता है, रोड पर पूरा पानी पानी। अब वो पानी क्या हुआ है, वेस्ट हो गया है, वो वापस तो आ नहीं सकता है। तो इसीलिए घर में भी अगर आपके नल में भी हल्का हल्का सा पानी निकल रहा है, एक एक बूंद भी निकल रहा है, तो या तो उसके नीचे आप बाल्टी हमेशा लगाए रखें ताकि वो पानी बच जाए और उसे बाद में आप यूज कर ले, ठीक है, या फिर उसके लीकेज को सुधरवा लें। This wastage can be prevented by fixing the leaking tap pipes and preventing the overflow of tanks। टैंक्स में से भी कभी ऐसा होता है, मैम वो हार्म नहीं करता बेटा, पानी प्लांट्स को हार्म नहीं करेगा, मैंने बोला ना कम गंदा पानी, आपको ध्यान से सुनना है, कम अगर गंदा पानी है तो आप उसे प्लांट्स में डाल सकते हैं। बिल्कुल सर्फ का पानी बहुत ज्यादा उसके अंदर डिटर्जेंट डाला हुआ है, वो पानी अगर आप डालेंगे तो वो नुकसान नहीं। हाँ, जैसे आपने कपड़े पूरे धो लिए, उसके बाद जो लास्ट स्टेप होती है ना कपड़ों की, लास्ट पानी जो रहता है कपड़ों का, वो आप उसमें डाल सकते हैं। अब टैंक्स में भी ओवरफ्लो, जैसे टंकी जब भर रहे हैं तो ध्यान रखें कि पानी डूले ना, उससे पहले ही हम टंकी के मोटर जो है वो बंद कर दें, ताकि पानी फेंके ना और हमारा पानी थोड़ा बच जाए। नेक्स्ट इज यूजिंग अल्टरनेटिव इरिगेशन मेथड। इरिगेशन मेथड में भी अब तो बहुत नई नई चीजें आ गई, तो वो हमें यूज करना चाहिए। अ लॉट ऑफ वाटर इज वेस्टेड इन द एंटायर फील्ड इज फ्लडेड विथ वाटर ड्यूरिंग इरिगेशन। अब क्या होता है, जिनके पास अरेंजमेंट्स नहीं होते वो क्या करते हैं, पूरे खेत के अंदर पानी पानी कर देते हैं, ऐसा लगता है जैसे खेत नहीं हो गया, वो नदी हो गई। The alternative method of drip irrigation involves allowing water to drop near the roots of the plant. This prevents the wastage of water. Cultivating crops that require less water to grow also help to reduce the demand of water। अब जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसे ही आपके एरिया में अगर पानी की कमी है,
तो आप ऐसे ही प्लांट का ऐसे ही क्रॉप्स को कल्टीवेट किए जिसके अंदर पानी जो है वो कम लगता हो, तो वैसे ही पानी बच जाएगा। एक स्टेप तो ये होगी। नेक्स्ट ये है कि आप ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम ज्यादा यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ ना, एक एक बूंद पानी आता है वो डायरेक्टली कहाँ जाता है, रूट्स में जाता है। तो रूट्स को ही पानी की जरूरत है, बाकी को पानी की जरूरत है नहीं। तो धीरे धीरे ही पानी आता रहेगा। अगर आप उसकी मोटर का फोर्स बढ़ाएंगे तो वो फोर्स से पानी आने लगेगा। बट अगर आप पूरा पाइप भी छोड़ देते हैं, डाल दिया खेत में पाइप, तो कहीं पर बहुत ज्यादा पानी हो जाएगा, पीछे पीछे तक पानी पहुंच ही नहीं पाएगा। तो बेटर है कि ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम का यूज किया जाए, ताकि हर तरफ पानी इक्वल टाइम में, इक्वल अमाउंट में, रूट्स में सही टाइम पर पहुंच जाए। नेक्स्ट इज एफॉरेस्टेशन। ट्रीज आर प्लांटेड इन एन एरिया बाय एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन से ट्रीज को प्लांट करें आप एरिया में, इट हेल्प टू इंक्रीज रेनफॉल। इससे क्या होगा, बरसात ज्यादा से ज्यादा, बारिश अगर अच्छी होगी तो हमें पानी को ज्यादा सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रेनफॉल से ही पानी की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। It also helps to improve soil quality, which encourages rainfall to seep through the soil and recharge the groundwater. जब ट्रीज या प्लांट्स लगे होते हैं तो सॉइल क्वालिटी भी इंक्रीज होती है, ठीक है, क्योंकि वहीं पर वो रहता है कि हाँ यहाँ पर जमीन अच्छी, तो यहीं पर ही पेड़ उग सकता है, अच्छे से ग्रो कर सकता है। तो सॉइल क्वालिटी भी अच्छी बन जाती है। साथ में जब सॉइल क्वालिटी अच्छी होती है तो वो रेन वाटर को ज्यादा से ज्यादा अब्सॉर्ब करती है अपने अंदर, और ग्राउंड वाटर तक पानी ज्यादा से ज्यादा पहुंच पाता है। The roots of trees also prevent rainwater runoff। और जो रूट्स होती हैं ट्रीज की, वो भी पानी को बहने नहीं देती, क्योंकि वो सॉइल को पकड़े रहती है, तो सॉइल ज्यादा ज्यादा पानी को अब्सॉर्ब कर लेता है और पानी जो है वो बहता कम, ठीक है, जमीन के अंदर ज्यादा जाता है। नेक्स्ट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए, जैसे कि रेन वाटर इज कलेक्टेड ड्यूरिंग द रेन एंड इज आइदर स्टोर्ड फॉर यूज इन ड्राइड मंथ और यूज इन टू रिचार्ज अंडरग्राउंड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब बारिश के पानी को संभाल के रखना, स्टोर करके रखना। जैसे कि हमारे यहाँ घर में है, रतलाम में मेरी कजिन है, उनके यहाँ पर भी है, मेरे नाना के वहां पर भी है। जो रेन वाटर जितना भी छत पे से पानी आता है ना, वो एक फिल्टर के थ्रू पास होके एक टैंक बना हुआ उसके अंदर चला जाता है। तो हमारे घर में पानी की कमी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारा जो रेन वाटर है हमने उसे स्टोर करके रखा हुआ, और हमने फिल्टर लगवा रखा है, ताकि गंदा पानी ना आकर साफ पानी ही आए, तो हम उसे बाद में यूज कर सकते हैं। और टैंक के अंदर हम कोई भी चीज नहीं डालते हैं, साफ रहता है वो, तो हम उसको एज अ ड्रिंकिंग वाटर भी हम उसे यूज कर लेते हैं, क्योंकि वो एक्वागार्ड में जाता है फिर और ज्यादा वो साफ हो जाता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत अच्छी मेथड होती है। ये ऐसा ही बना हुआ है, ऐसे पाइप्स रहते हैं, इस तरह से बना हुआ है। Check dams, embankments, and reservoir help to store rainwater during the monsoon. The water can be used for irrigation and other purpose during drier month. अब जैसे कि ये स्टेप वेल्स बन जाना चाहिए, डैम्स बनना चाहिए, रिजर्वायर्स, बड़े बड़े टैंक बन जाना चाहिए, ताकि जो मॉनसून वाटर है, जो रेन वाटर है, उसे हम ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करके रख लें, और फिर वो हम ड्रायर मंथ में या फिर इरिगेशन में या एक्स्ट्रा काम में उसे यूज कर लें। In India, many traditional rainwater harvesting systems such as step wells, जीरीज, बावड़ीज, टैंक्स एंड वाटर शेड्स हैव बीन इन यूज। पहले टाइम पे आपने देखा होगा हर घर में कुआं होता था पहले, तो ठीक है, उसके बाद बावड़ियां बनी हुई होती थी, ऐसे स्टेप वेल्स होते थे, मतलब सीढ़ियों से आप इजीली वेल तक पहुंच सकते हो, उन्हें स्टेप वेल कहा जाता है। तो ये इजी होता था, लोगों को बारिश का पानी डायरेक्टली उसके अंदर चला जाता था और फिर बाद में उसे यूज कर लिया जाता था। Many of these traditional systems have been revived and are reused these days in rural areas, some states such as Rajasthan, Gujarat and महाराष्ट्र। अब बहुत सारे जैसे मॉन्यूमेंट्स जो बने, आप मांडव भी अगर जाएंगे ना तो वहां पर भी देखेंगे, वहां पर भी स्टेप वेल रिजर्वायर है, तो वहां पर भी पानी भर जाता है, फिर बाद में वहां पर यूज कर जाता है, वहीं की सफाई के लिए पानी को यूज कर जाता है। एक बड़ा सा कुआं भी बना हुआ है वहां पर, उसके अंदर भी बहुत पानी रहता है। मॉडर्न रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आर ऑफ टू टाइप्स, रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग। दो तरह के मॉडर्न हार्वेस्टिंग सिस्टम है। पहले तो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब ये वाला। नेक्स्ट है सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग, सरफेस पे जो पानी होता है उसको आपको कैसे हार्वेस्ट करना है वो देखते हैं अब। In rooftop rainwater harvesting, water that falls on the roofs of the building is collected and sent through a pipe to an underground tank. The rainwater gets filtered as it passes through different layers of the tank floor and is stored in another tank। जैसे मैंने आपको बताया था ना, फिल्टर्स आप आजकल तो डायरेक्टली पाइप के अंदर ही फिल्टर लग जाते हैं, इस जगह पर फिल्टर लग जाता है, बट वो अलग अलग पाइप से होकर अलग अलग टैंक से होकर जब जाता है तो वैसे ही वो फिल्टर हो जाता है और हमें साफ पानी मिल जाता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है, रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग में छत के ऊपर पाइप से कनेक्शन किया जाता है जहां से पानी निकल रहा है, और उसको टैंक के साथ अटैच कर दिया जाता है।
और फिर पानी पूरा बहकर बाहर ना बहकर नीचे गिरकर नहीं, वो कहाँ जाता है, टैंक में पहुंच जाता है। This water can now be pumped out and used for different purpose. It may also be used to recharge groundwater. आप उसको घर के कामों के लिए भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने, मतलब ग्राउंड में डाल दें उसे, जमीन में ही डालते रहें थोड़े थोड़े टाइम में, तो भी आपको पानी, ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हो जाता है और आपको पानी मिल जाता है। In urban areas, rainwater that falls on concrete pavement and road flows into storm drains and is lost. अब जो रूरल अर्बन एरियाज मतलब सिटीज में जब पानी आता है तो वो क्या चला जाता है, ड्रेन्स में पानी चला जाता है, क्योंकि कंक्रीट रोड्स हैं तो वो जमीन के अंदर अब्जॉर्ब नहीं होकर, तभी तो बाढ़ें बहुत ज्यादा आने लग गई, क्योंकि पानी का बहाव ही नहीं हो पाता, जमीन अब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती पानी को, और वो सारा क्या होता है, गंदे नाले के अंदर चला जाता है, तो पानी वो खत्म हो जाता है। This surface runoff is collected and filtered in a way similar to that in rooftop rainwater harvesting. This water is used to recharge groundwater. This is surface runoff harvesting. अब surface runoff harvesting में क्या होता है, जो पानी lost हुआ है, मतलब कि कुछ ड्रेनेजेस में अगर गंदगी कम है तो वो पानी को वो लोग ले लेते हैं और उससे फिर बहुत बार फिल्टर करते हैं, अच्छा खासा फिल्टर करते हैं, और उसे किसी और पर्पस के लिए नहीं, उसे ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए ही यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट यू कैन डू। अब आप कैसे पानी को बचा सकते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वी कैन ऑल डू आवर पार्ट टू कंजर्व वाटर। द फॉलोइंग आर फ्यू थिंग्स वी कैन डू इन आवर एवरीडे लाइफ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डू नॉट लीव द टैप रनिंग व्हाइल यू ब्रश योर टीथ एंड वॉश योर हैंड्स। अभी स्पेशली हम हाथ बहुत धो रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हम नल को खुला ना रखें। हाथ में अगर हमने सोप लिया, जब तक हम सोप से हमारे हाथ हैंड वॉश कर रहे हैं तब तक नल ऑफ होना चाहिए हमारा, वो ऑन ना रहे, वरना पानी हम ज्यादा वेस्ट करेंगे। क्लोज द टैप टाइटली आफ्टर यूज। टैप को अच्छी तरह बंद, इतना भी टाइट ना बंद करें कि वो टूट जाए, दूसरों से ना खोलें, पर अच्छी तरह बंद करें ताकि एक ड्रॉप पानी भी ना निकले। यूज अ मग एंड बकेट टू bath इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ शावर। शावर से हमें बहुत रेयरली, बहुत जल्दी में फटाफट ना आया तो शावर ले लिया हमने, वरना हमें हमेशा मग या बकेट, मग और बकेट का यूज करना चाहिए ताकि पानी कम से कम वेस्ट हो, क्योंकि शावर में पानी पता नहीं चलता, बहुत लग जाता है, तो मग और बकेट में पानी इतना नहीं लगता है। मॉप द फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग विथ वाटर। पोछा लगाएं, धोने से ज्यादा बेटर है पोछा लगा लें, तो हाँ महीने में, साल भर में एक बार धो लिया हमने पूरे घर को, बट ऐसा नहीं हर बार घर धो रहे हैं। घर में हमेशा पोछा लगाएं, गीले कपड़े से साफ कर दें। अवॉइड यूजिंग द वॉशिंग मशीन फ्रीक्वेंटली। Select a setting that uses less water. Make sure it is fully loaded every time you run it. अब आप क्या करें, वॉशिंग मशीन का कम से, अभी आजकल तो सभी वॉशिंग मशीन यूज कर रहे हैं, बट हमारे घर में यूज नहीं थी क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली में तो पानी हमें बहुत ज्यादा लगता है, तो वॉशिंग मशीन में और भी ज्यादा लगता है, तो वॉशिंग मशीन का यूज कम से कम करें और बैठ कर सिटिंग वाटर का यूज करें, ताकि इजीली वॉश भी अच्छे से होते हैं, वो हाथ से साफ होते हैं, जल्दी साफ हो जाते हैं और पानी भी कम लगता है। Collect the water that is used for washing vegetable in a tub. Use that water for watering plant. अब जैसे सब्जियां आपने धोई है तो वो पानी इतना गंदा नहीं होता है, ठीक है, तो वो पानी को आप प्लांट के अंदर यूज कर लें। ऐसा नहीं नल के नीचे आप सब्जियां धोने, तो उससे सब्जियां साफ भी नहीं होती। एक टब लें, उसके अंदर अपनी सब्जियों को वॉश करें और फिर वो पानी जो है आप प्लांट्स के अंदर डाल सकते हैं। Get leaky toilets, houses and factories fixed as soon as the leakage is noticed. जैसे ही टॉयलेट्स या हाउसेस में कहीं पर भी आपको लीकेज नजर आता है, सबसे पहले उसको सही करना है। Report the civic authority immediately if you notice any leakage in pipeline in public places. Public places में अगर आपको कहीं लीकेज नजर आता है तो उसे सबसे पहले जाकर किसे बताएं, आप म्युनिसिपैलिटी में बताएं, ताकि वो लोग उसका इजीली जल्द से जल्द वो उसका काम कंप्लीट करवा दें। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। कुछ स्टेप्स हैं जो आप इजीली कर सकते हैं, तो वो जरूर करें, पानी बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, दैट्स ऑल इन द चैप्टर। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स इन द ब्लड। सेल्स कितने टाइप के ब्लड, सॉरी चैप्टर 10 है हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस, कैसे सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारी बॉडी में। ओके, तो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स इन द बॉडी। सेल्स कितने काइंड्स ऑफ सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में। रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, तीन तरह के होते हैं, आरबीसी, व्हाइट डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, सिंपल सा आंसर है रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की स्पेलिंग लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज डिफाइन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? Excretion is the process of removal of the metabolic waste from the body.
एक्सक्रीशन क्या है? ऐसी प्रोसेस जिससे हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट होता है जो बॉडी का वो रिमूव होता है, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से रिमूव होना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। क्लियर है इतना सभी को? नेक्स्ट इज व्हाई इज ब्लड रेड इन कलर? ब्लड का रेड कलर क्यों होता है? ब्लड इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। क्यों होता है रेड कलर ब्लड का? क्योंकि हमारी ब्लड के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट रहता है जिसे क्या कहा जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा ब्लड किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। Next is what would result if the valve do not function properly in the heart? अगर हमारा हार्ट में जो वॉल्व्स हैं वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? If the valves do not function properly, blood would not flow only in one direction, which would lead to disruption flow of blood to heart and other parts of the body. अब अगर वॉल्व सही नहीं होंगे हमारे हार्ट के तो जो ब्लड ऑफ फ्लो है, जो फ्लो हो रहा है ब्लड, वो एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं होगा और इसकी वजह से क्या होगा? वो हर तरफ फ्लो होता रहेगा तो हमारे हार्ट तक या हमारी बॉडी दूसरे पार्ट्स तक नहीं पहुंच पाएगा, सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगा, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाई डज ब्लड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट गो टू द लंग्स? जो हमारा ब्लड है राइट साइड में, हार्ट का जो राइट साइड में जो ब्लड रहता है वो लंग्स की तरफ क्यों जाता है? ब्लड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट गोज टू द लंग्स टू गेट ऑक्सीजनेटेड। क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है इसलिए ब्लड को ऑक्सीजन लेने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? हार्ट के लंग्स तक जाना पड़ता है ब्लड को, ताकि वहां से वो ऑक्सीजन ले और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो बन जाए। ओके, दीज आर द 5 क्वेश्चंस। आप अच्छे से इसे पढ़ेंगे, लर्न करेंगे। और एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं क्योंकि टाइम है हमारे पास और ये ज्यादा इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन ही है, तो हम इसको भी कर लेते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज और वेन्स के बीच में डिफरेंशिएशन करना है आपको। बहुत सिंपल सा है। अगर आपके पास बुक अभी खुली है तो आप बुक में इजीली मिल जाएगा आपको ये आंसर, तो ओपन करके रख लें आप। और अगर नहीं है तो स्क्रीन पे ध्यान से देखें और मेरे बात हो सके तो थोड़ा रिपीट भी कर लें ताकि आपको पता है। चलिए अब आर्टरीज कर लेते हैं। आर्टरीज, एक आर्टरी का पार्ट करेंगे हम और एक वेन का पार्ट करेंगे। ठीक है। आर्टरीज, दे कैरी ऑक्सीजनेटेड, दैट इज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आर्टरीज क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऐसा ब्लड लेती है जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारे हार्ट से सारी बॉडी में जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आर्टरीज। वेन्स क्या करती है? दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट फॉर प्यूरिफिकेशन। वेन्स का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाना सभी पार्ट से, कहां तक? हार्ट तक। ठीक है, फिर वहां पर वो प्यूरिफिकेशन हो जाता है। The only exception is the pulmonary artery which deoxygenated blood from the heart to the lungs. अब यहाँ पर क्या होता है? आर्टरीज में सिर्फ एक पल्मोनरी आर्टरी ऐसी रहती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है फ्रॉम हार्ट टू द लंग, बाकी सारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही ले जाती है। द ओनली एक्सेप्शन इज द पल्मोनरी वेन। यहाँ पर नाम सेम है, आर्टरी और यहाँ पर वेन। ठीक है, पल्मोनरी वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। अब यहाँ पर अपोजिट हो रहा है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रही थी, अब ये कौन सी ले जा रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रही है फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। ठीक है। नेक्स्ट इज दे आर डीप सीटेड इन द बॉडी। ये बहुत अंदर तक बॉडी के अंदर है। दे लाई क्लोजर टू द सर्फेस ऑफ द स्किन एंड कैन बी इजिली सीन एज ग्रीनिश ब्लू ट्यूब्स ऑन द हैंड्स एंड लेग्स। आपके हाथ में जो यहाँ पर ये नसें दिखती है ना आपको, ये ग्रीन कलर की ये जो नसें हैं, ये कौन सी? ये वेन्स है। ये क्योंकि ये हमारी स्किन की सरफेस के ऊपर ही रहती हैं और हमें इजीली विजिबल हो जाती है। ओके। आर्टरीज का क्या है? दे हैव थिकर इलास्टिक वॉल विच हेल्प टू सस्टेन प्रेशर विथ विच द ब्लड फ्लोज थ्रू देम। अब देखिए यहाँ की जो इसकी जो आर्टरीज की जो थिकनेस होती है वो इलास्टिक वॉल्स होते हैं, थिकर इलास्टिक वॉल होते हैं, मतलब थोड़े बड़े होते हैं और वो इलास्टिक वॉल होते हैं, मतलब इलास्टिक जैसे होते हैं, ताकि जब ब्लड का फ्लो होता है तो प्रेशर्स होता है तो वो उसको बर्दाश्त कर पाए, वरना वो फट सकता है। ठीक है, अगर पतला होगा तो फट जाएगा वो, इसलिए इलास्टिक वॉल होती है ताकि ब्लड के फ्लो को ये सस्टेन कर पाए। और दे हैव थिनर वॉल्स, और इनकी वॉल्स कैसी होती है? बहुत पतली होती है, तभी तो होता है ना नस काटने से मर जाता है इंसान, वो ये अगर कट जाती है ना तो इंसान मर जाता है।
तो इसीलिए ये वाली वॉल्स ये हमें जो नजर आ रही हैं, वेन्स जो होती हैं बहुत पतली होती, थिनर वॉल्स होते हैं इनके। दे डू नॉट हैव एनी वॉल्स, आर्टरीज के अंदर कोई वॉल्स नहीं होते। वेन्स के अंदर दे हैव अ सीरीज ऑफ वॉल्स दैट अलाउ ब्लड टू ओनली फ्लो इन वन डायरेक्शन। वेन्स के अंदर सीरीज ऑफ वॉल्स होते हैं, बहुत सारे वॉल्स होते हैं, मतलब चार वॉल्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं ब्लड को फ्लो करने में एक ही डायरेक्शन, ताकि सही तरीके से ब्लड फ्लो। Arteries further branch into even smaller vessels called arterioles which joins the capillaries. आर्टरी अगर एक है तो उसके और भी ब्रांचेस आगे जाके और स्मॉलर वेसल्स बन जाते हैं वो, जिन्हें कहा जाता है आर्टियोल्स, और वो क्या करते हैं कैपिलरीज, जो सबसे पतली नस होती है ना उससे जाकर वो मिल जाते हैं। वेन्स के अंदर क्या होता है, venuses are the fine blood vessels that arise from the capillaries and join together to form the vein। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर वो कैपिलरी से ज्वाइन हो रही थी और यहाँ पर कैपिलरी से निकलती है और दूसरी वेन में जाकर ज्वाइन हो जाती है। ठीक है, वेनस इनको कहा जाता है, वेनियसिस कहा जाता है। ये बहुत पतले ब्लड वेसल्स होते हैं जो कहाँ से निकले हैं, कैपिलरी से निकले, और कहाँ मिल रहे हैं, वेन्स में जाकर मिल रहा है। ठीक है, ये लॉन्ग आंसर है, आपको इसे बहुत बहुत ज्यादा अच्छे से करना है और राइट तो करना ही करना है आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। लिस्ट द फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड के फंक्शंस आपको बताने। फंक्शंस ऑफ ब्लड क्या है, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सबसे पहले ये ऑक्सीजन लेता है लंग से और पूरी बॉडी में ट्रांसफर करता है। इट ऑल्सो कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स विच इज लेटर एक्सेल। और लंग्स, ब्लड का ही काम होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है लंग्स तक, ताकि फिर बाद में जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो बाहर एक्सेल हो जाए। It carries the digested food from the small intestine to different parts of the body. It carries digested food, जो डाइजेस्ट हो चुका है फूड, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट हमें मिल चुके हैं, तो वो क्या करता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लेता है और फिर हमारे पूरी बॉडी पार्ट में ब्लड के थ्रू पहुंच जाता है। It transport waste material produced in the body to the kidney for removal. अब ये क्या इसका काम, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम है मेन ब्लड का। अब वो क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को लेता है और हमारे जो बॉडी का वेस्ट मटेरियल है वो किडनी तक पहुंचाता है, ताकि वहां से किडनी से रिमूवल हो जाए। इट हेल्प टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ब्लड की वजह से ही हमारा बॉडी टेम्परेचर भी जो है वो मेंटेन रहता है, कभी कम कभी ज्यादा जो होता है वो ब्लड की वजह से ही होता है। It also carries hormones and various antibodies to place where they act. अब यही जब भी तो हमें दवाइयाँ, इंजेक्शन जो लगाया जाता है या फिर सलाइन जो लगाई जाती है वो हमारी नस में लगाई जाती है, ताकि ब्लड में डायरेक्टली वो पहुंच जाए, एंटीबॉडीज या एंटीसेप्टिक जो कुछ भी है, हार्मोन्स हैं, वो डायरेक्टली ब्लड में पहुंच जाए और हमारी पूरी बॉडी में फिर वो ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ ब्लड। तो यू हैव टू लर्न अप टू लिस्ट द फंक्शन ऑफ ब्लड, मतलब टोटल 7 क्वेश्चंस आपको लर्न करना रहेंगे। ठीक है।